वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों इससे पहले हमने एक इसका जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद ये बच्चों इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम एक और मॉडल पेपर देखेंगे। साथ ही इसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बच्चों उसको वर्ण कहा जाता है। वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? बच्चों ये हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। प्रिंट माध्यम हेतु भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो बच्चों 1556 में गोवा के अंदर शुरू किया गया था। अगला है, दिन जल्दी जल्दी दलता है का आशय क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी समय परिवर्तनशील है, समय बड़ा बलवान है, समानुसार कार्य करे। तो बच्चों सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है? तो बच्चों यहाँ पर बचाता है छत का किनारा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो कविता है इसका जो कवि है उसका क्या नाम है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चों वंचित वर्ग का करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा गंभीर दोषों से। बाजार में जादुई ताकत हमें कैसे बना देती है? यानी बताना है कि मैं ये कैसे बना देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये क्या बना देती है? गुलाम बना देती है। यशोधर बाबू किसके आदर्शों का पर चलते थे? तो बच्चों कृष्णानंद पांडे। तो दुर्गेश्वर मास्टर लेखक को क्या पढ़ाते थे? तो बच्चों वो उनको मराठी पढ़ाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का मराठी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कविता के पंथ लगा उड़ने से क्या अभिप्राय है? यानी हमें बताना है इसका मतलब क्या है। तो बच्चों उड़ना। कृषिवल शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों ये किसान। कृषिवल यानी क्या होता है? किसान। सिल्वर बीडिंग कहानी की मूल भावना क्या है? तो बच्चों यहाँ पर की पुरानी पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी के बीच अंतर को बताया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है बच्चों? मुर्दों का टीला। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों 1993 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, अगला देखते हैं बच्चों। अगर दूसरे की बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें खाली स्थान भरने हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाषा। आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो क्या होगी बच्चों? अभिधा होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभिधा। अगला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त वाक्य में कौन सा वर्ण आ रहा है बच्चों? बार बार च आ रहा है। तो किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अगला है, जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो बच्चों वहां पर यमक अलंकार कहलाता है। अगला है, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो बच्चों इसको लिपि के नाम से जाना जाता है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो बच्चों इसको बोलते हैं अधिसूचना। क्या हो जाएगा बच्चों इसका अर्थ? अधिसूचना। अगला बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसके अंदर हमें एक अपठित गद्यांश दे रखा है, पढ़ लेते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्य हुआ, आस्थाओं का शरण हुआ अड़वा। सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम आधुनिकता की गिरपत में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। समाज, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। चलो बच्चों इसके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला बोला यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो बच्चों सांस्कृतिक अस्मिता और आधुनिकता। हमारी बौद्धिकता का ह्रास किस कारण से हो रहा है? तो हमारी बौद्धिकता का ह्रास पश्चिमी सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने और अनुकरण की संस्कृति अपनाने के कारण हुआ है। दिग्भ्रमित शब्द का संधि विच्छेद है, तो बच्चों क्या दिग प्लस भ्रमी हो जाएगा। आशाओं के शरण होने के क्या कारण है? तो आशाओं का शरण का कारण आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाना और परंपराओं का अवमूल्य। आधुनिकता से संस्कृति का क्या विनाश हो रहा है? आधुनिकता से संस्कृति का विनाश इस प्रकार हो रहा है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं और साथ ही आधुनिकता की गिरपत में आ रहे हैं। परंपराओं के अवमूल्यन होने पर क्या कारण है? तो परंपराओं के अवमूल्यन का कारण पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करना और अंधी प्रतिस्पर्धा है। अगला है बच्चों यहाँ पर 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें अपठित पद्यांश दे रखा है। साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे, जागत सब हो जाए हमारे ही आगे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नबी भम में भागे हैं, कायरत सा कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। है हमी
प्रक्रमित कर चुके सुरपति तख्त की माए हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम आओ गाओ भारत की विजय, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा तेज हमारा, दालित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, तुम ही बताओ कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत कहाँ हुआ, कहाँ कब हमें न मारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहीं नहीं है हम संदेह, फिर एक बार विश्व तुम्हें घालो भारतमो विजय। तो बच्चों यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका आंसर भी हम देख लेते हैं। पहले सवाल की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि हम ही पहले जागे हैं, पंक्ति में हम ही शब्द का क्या अर्थ है? हम ही शब्द का अर्थ है हम, यह शब्द एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। जागृत शब्द तब जो रहे हमारे ही आगे में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। जागृत तब हो रहे हमारे के आगे, ये भाव है कि भारतीय समाज जागरूकता की ओर आगे बढ़ रहा है। शत्रु हमारे त्यागे हैं, पंक्तियों में भारतीयों के किस गुण का उल्लेख किया गया है? तो शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय भागे, पंक्तियों में भारत के इतिहास वीरता का दर्शन दर्शाया गया है। शत्रु हजार कहाँ नहीं भय से भागे में अलंकार है, तो बच्चों शत्रु हजार भय कहाँ नहीं भय से भागे में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस ध्वनि की समानता समान है। इस काव्यांश में किस रस का वर्णन किया गया है? तो बच्चों इस काव्यांश में वीर रस का वर्णन किया गया है, जो शुद्ध और विजय की भावना को दर्शाता है। हमने शत्रु को कैसा जीता? हमने शत्रु को एकजुट होकर साहस और वीरता से जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई, इंद्रों की नई दुनिया समूह के शुरू हुआ पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों में भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। हिंदी की नेट पत्रकारिता अभी तक शेषकाल में रही है। पतंग कविता में किन किन बिंबों पर चित्रित किया गया है? तो बच्चों छठे का अगर आंसर की बात करें तो इस कविता में सुंदर बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। काव्य में बिंब का मानसिक चित्र है जो कल्पना द्वारा अनुभूत किया जाता है। यह इंद्रियों पर आधारित होता है जिनकी सहायता से हम काव्य के मूर्त रूप भी अनुभवी करते हैं। पतंग कविता के बिंबों की रंगीन दुनिया चारों तरफ व्याप्त है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा, दुनिया में मृदंग बजते, पतंग के डोर के सारे बच्चे अपने रंध्रों के सारे उड़ रहे हैं, बच्चों के भागते हुए कदम डाल के नीचे समान है। इस दृश्य चाक्षुष स्थिर गतिशील और श्रव्य बिंब दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? चलो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने का कवि का अभिप्राय है कि कुछ लोग भाषा की अभिव्यक्ति में अपने आप को अति विशिष्ट या अपनी प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के लिए कुलीन अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं जो आमजन की समझ से बाहर होकर व्यर्थ घूमती रहती है। इसलिए भाषा को सहूलियत से बरतना जिससे संपूर्ण जनमानस के समझ में आ सके और रुचिकर लगे। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति भी थी, इसको समझाइए। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 8 के आंसर की बात करें तो इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञान संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। इनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं हैं। सिंधु घाटी की यह सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की बात करें तो लेखक को कविताओं के साथ खेलते हुए अकेलेपन से कोई उब नहीं होती है। लेखक अपने आप से ही खेलने लगा, उल्टा अब वो ऐसा करने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा रहेगा, जिससे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, इसी तरह अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते हुए हुई तुई करके नाच सके, इसलिए अकेलापन अच्छा लगने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, यहाँ पर कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाइज किस प्रकार व्यंग्य किया गया है ये बताना है। दूसरा अथवा का प्रश्न है कि उषा कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कवि रघुवीर सहाय ने इस कविता में मीडिया की दोहरी नीति का व्यंग्य किया है। अक्सर समाचार चैनल किसी व्यक्ति या घटना की दुखपूर्ण दशा को प्रस्तुत करते समय अपनी संवेदना खोकर पूर्णतः व्यावसायिक प्रकृति से संचालित करते उसे अपने व्यवहार से कुर बना देते हैं। इस कविता में व्यंग्य है दूरदर्शन सीमित वर्ग तक सिमटा हुआ है। किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, किंतु अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति पर व्यंग करती है जो दुख, दर्द, यातना को बेचना चाहता है। अथवा का सवाल है उषा शीर्षक कविता में कवि ने सूर्योदय पूर्व आकाशीय दृश्यों का व्यक्तिगत उपमा में चित्रण किया है। भोर से पहले आकाश का रंग नीला
शंख जैसा राख से लिपा हुआ गीला चौका, कुछ देर बाद सूरज की लालसी उसमें मिल जा सकी, काली सलेट का लाल खड़िया, कुछ देर बाद सूरज के प्रकाश निकट की सुंदरी सी जिल मिलकर दहे दो जैसे नवीन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी। इनके आधार पर नील कमल, मधुर चंद्रिका, मुखर शिखर, मंदिर शिखर जैसी परंपरागत उपमानों का सहज प्रयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि जनेंद्र कुमार का परिचय देना है, साथ ही हजारी प्रसाद का परिचय देना है। चलो दोनों ही लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों पहला है लेखक जनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंद विश्वविद्यालय से हुई। हिंदी उपन्यास के इतिहासकार में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। जनेंद्र अपने प्रातों में सामान्य में सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं परख, नाम, स्वाति, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, फांसी, 2 चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, प्रेय, सोच विचार आदि है। साहित्य रचना के दौरान इन्हें पद्म भूषण, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका देहांत 24 दिसंबर 1990 में हुआ था। अगला बच्चों अथवा का सवाल है जिसके अंदर हमें बोला गया है कि द्विवेदी का जन्म। तो द्विवेदी जी का जन्म 1907 भारत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा घर प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, उपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता गहनता में बैठकर अपनी अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सृजना और आलोचना की क्षमता देकर प्रकट हुई। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, बाण की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्वाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त हुआ। साहित्य रचना करते हुए 1979 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। अगला सवाल है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन को कैसे बदल सकता है, जूझ पाठ के आधार पर बताना है। अथवा का सवाल है मोहनजोदड़ो नगर की नालियां और नगरों के बारे में, घरों के बारे में हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले शिक्षक प्रेरणा और मार्गदर्शक। शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करता है और उसे सही दिशा दिखाता है। जैसे जूझ पाठ के आधार पर शिक्षक सौंदलगिकर ने अपनी इस कविता लिखने के लिए प्रेरित किया है। ज्ञान और कौशल, शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान कौशल प्रदान कर सकता है जो उसे जीवन में सफल होने में मदद करता है। जूझ पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक से मराठी कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आत्मविश्वास, शिक्षक विद्यार्थी को आत्मविश्वास दे सकता है जिससे वे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास कर सके। जूझ पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक के प्रोत्साहन से कविता लिखने का आत्मविश्वास हासिल किया। मूल्य और नैतिकता, शिक्षक विद्यार्थी को जीवन के मूल्यों और नैतिकता के बारे में सिखा सकता है। समस्या समाधान, शिक्षक विद्यार्थी को समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। जूझ पाठ में शिक्षक ने उसे अपने पिता से स्कूल जाने की अनुमति लेनी थी, मदद की। अथवा का सवाल है कि नालियां, यही मोहनजोदड़ो की नालियां और घर के बारे में बताना है। तो मोहनजोदड़ो में ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर रूप में दिखाई देती है। बस्ती के अंदर भी नालियां का यही रूप है। वह घर में एक स्नानागार भी है। घरों के भीतर से पानी मेल की नालियां बाहर पौधों तक जाती है, फिर नालियों में जाल जुड़ जाती है। कहीं कहीं नालियां खुली और ज़्यादा बंद है। नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो के अगर घर की बात करें तो ज़्यादातर घरों का आकार 30 × 30 फीट का था। कुछ घर इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। सभी घर एक पंक्ति में हैं। घरों में स्नानागार, शौचालय बने हुए थे। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। हुए पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बच्चों तो एक बार देख लेते हैं क्या है। जूझ पाठ के आधार पर आनंद यादव को किस प्रकार विश्वास हुआ कि वे कविता प्राप्त कर सकते हैं। अथवा का सवाल है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियार का न मिलना किस चीज़ को सिद्ध करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। आनंद यादव ने स्कूल में कोंदलगेश्वर मराठी भाषा के शिक्षक थे। वह कवि भी थे। कक्षा में कविताएं गाकर सुनाते थे। आनंद यादव की रुचि उनके प्रेरणा से कविता की ओर बढ़ी। वह स्वयं कविता लिखना तथा उनको लिखते तथा दिखाते, वे उससे सुधार करते। आनंद के प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी। आनंद उनके घर जाने लगे। मास्टर जी उनके कवि की भाषा के बारे में समझते थे। छंद और अलंकारों के बारे में भी बताते थे। वे लेखक को शुद्ध लेखन का ढंग बताते थे। अन्य कविताओं की पुस्तकें एवं कविता संग्रह पढ़ने के लिए देते थे। इन कारणों से कोंदलगेश्वर से कवि निकटता और अपनापन होने के कारण आनंद यादव का मराठी भाषा का ज्ञान बढ़ता गया। जाने अनजाने तक उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी। वह अत्यंत तन्मयता के साथ मराठी पढ़ते थे। उनका व्यवहार भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण था। लेखक के जीवन का
उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो दो चीजें बोली गई है। फीचर लेखन किसे कहते हैं, आलेख लेखन किसे कहते हैं, इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो फीचर लेखन के उद्देश्य, ज्ञानवर्धक, फीचर ज्ञानवर्धक होना चाहिए, किसी विषय, समस्या या संदर्भ पर विचारपूर्ण ढंग से किन्हीं तत्वों को फीचर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन, फीचर में सूचनाओं के साथ साथ उचित अनुचित का मार्गदर्शन निहित होना, जैसे सामाजिक कृतियां या सामाजिक समस्याओं का तैयार फीचर। जिज्ञासा का संबंध, फीचर किसी भी घटना के पूर्ववर्ती कारणों या परवर्ती परिणामों के निष्कर्ष तक पहुंचने में समर्थ होता है। यह लोगों की जिज्ञासा को पुष्ट करता है। मनोरंजन, सभी विषयों पर फीचर मनोरंजनात्मक नहीं होते, लेकिन उनमें लोक रुचि, स्वस्थ मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। गंभीर विषय और दुखद स्थितियों का पर भी सकारात्मक पक्षों पर भी मनोरंजन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। अथवा का सवाल था कि आलेख लेखन किसी विषय पर आधारित एक लेख या प्रस्तुतिकरण है जिसमें विषय का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसके अंग मुख्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें आलेख लेखन की, तो शीर्षक, ये आलेख का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये पाठकों को आलेख के विषय के बारे में बताता है तथा उन्हें पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। प्रस्तावना, ये आलेख का शुरुआती भाग है। ये विषय पर परिचय देता है और पाठकों को आलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मुख्य भाग, ये आलेख का सबसे बड़ा भाग है। विषय पर विस्तार से वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष, ये आलेख का अंतिम भाग है। आलेख में किए गए विश्लेषण का सार प्रस्तुत किया जाता है और पाठकों को विषय के बारे में अंतिम विचार दिए जाते हैं। अगला है भाषा। आलेख की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये पाठकों को विषय को समझाने के लिए मदद करती है। शैली, आलेख की शैली विचारात्मक होनी चाहिए। लेखक को विषय के बारे में अपने विचारों और विश्लेषण को प्रस्तुत करना चाहिए। अगले सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अटालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जल विपिन प्लावन, रुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में ही हंसता है शेषव का सुमूर शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध तोष। तो बच्चों यहाँ पर हम दो में से केवल ऊपर वाले की व्याख्या देखेंगे, नीचे वाले की आप पाठ्य पुस्तक के द्वारा खुद चेक कर लें इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो इसका जो पहला है उसके अंदर देख लेते हैं कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधार हिंदी आरो 2 के अध्याय 6 सूर्यकांत त्रिपाठी नीलारा द्वारा लिखित वाक्य अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश में कवि निराला पूंजीपतियों में क्रांति का भय, निर्धन बाजारों में हर्ष की लहर को वर्णित किया है। व्याख्या, कवि निराला जी पूंजीपतियों के बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाइयां ही गरीबों को डर भर देती है। उन्हें गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। वर्षा से जो बाढ़ आता है उससे पहले कीचड़ भी बहता है। छोटे से कमल के फूल जल का स्पर्श कर और आनंदित कर देते हैं। भावार्थ यह है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है, कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बीच कठिन परिस्थितियों में भी जाने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति कई बार असर नहीं छोड़ती, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप देखकर ही उन्हें सदैव प्रसन्न होते रहते हैं। गंभीर रोग, व्याप्त दुख, पीड़ा सभी के समान स्थिति रहती है, जबकि पूंजीपति सदैव ही अपने शोषण से उन्नत क्रांति की ओर भयभीत करते हैं। कवि ने किसानों एवं गरीबों की स्थिति का वर्णन किया है, बादलों से क्रांति का आह्वान किया है। भाषा तत्सम प्रधान और ओजस्वी है। जल प्लावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी गरीब प्रसन्न रहता है, जैसे विशेषोक्ति प्रस्तुत है। रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का न्यास प्रयोग किया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है के अंदर अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो हमें दो गद्यांश दे रखे हैं जिनको पढ़ करके हमें इनकी क्या करनी है बच्चों, सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों सवाल बच्चों आप अपने स्तर पर कर लें। पहला है सामाजिक विज्ञान में बाद संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या जीवनचर्या की एक रीति है। समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान नाम है। अथवा कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परिवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दतियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत आगमन के समय जब सारी वनस्पति पुष्पपत्र मनमित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनके देखकर उन्हीं नेताओं की बात याद आती है कि जो किसी प्रकार जमाते रुक नहीं पहचानते और जब तक नए पौधे के धक्का मारकर निकाल नहीं देते हैं और जमे रहते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन के लिए आपको विभक्ति लिखनी है। अथवा का है स्वायत्त शासन विभाग सचिवालय की ओर से समस्त सरकारी विभागों को स्वच्छता अभियान चलाने हेतु एक अधिसूचना लिखनी है। चलो दोनों का आंसर देख लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यहाँ पर क्रमांक लिखना है, इधर डेट आ जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 व 12वीं परीक्षाएं 10 मार्च 2024 से प्रारंभ होनी थी, किंतु अप्रणीत कारणों से अब 17 मार्च से आयोजित होगी। बोर्ड परीक्षाएं अपना नवीन समय विभाग चक्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं तथा परीक्षा प्रवेश पत्र विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर जो दूसरा वाला था कि अधिसूचना राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन संघ शासन सचिवालय जयपुर, इधर क्रमांक आ जाएगा, इधर बच्चों डेट माह महीम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार आदेश क्रमांक डेट आ जाएगी। अनुपालना में गांधी जयंती पर प्रदेश के समस्त नगर निकायों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास अभियान चलाया जाएगा। अभियान में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। बच्चों यहाँ पर उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे। अंतिम सवाल है बच्चों जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमें 4 विषय दे रखे। पहला है इंटरनेट की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समाज में नारी का योगदान क्या क्या है। तो बच्चों हम केवल एक के ऊपर निबंध देख लेते हैं। तो पहला हमें दे रखा था कि बच्चों इंटरनेट की उपयोगिता। प्रस्तावना, वर्तमान वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर के आविष्कार के साथ टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, टेलेक्स, ईमेल, ई कॉमर्स, फैक्स, इंटरनेट आदि संचार साधनों का विस्तार हुआ है। साधनों का असीमित विस्तार होने से यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का भी विस्तार हुआ है। संचार सुविधाओं में आश्चर्यजनक क्रांति लाने से सूचना का आदान प्रदान अत्यंत सहज हो गया है। इंटरनेट संचार नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों का समूह होता है जिसे आपस में सूचनाओं एवं संसाधनों के सुगम आदान प्रदान से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से पूरे विश्व में फैले हुए अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अतः इंटरनेट कई नेटवर्कों का एक नेटवर्क तथा अंतराल है। इंटरनेट संसार में व्याप्त सूचना भंडारों के आपस में संबंध किया जाता है। किसी भी स्थान पर उपलब्ध कराए जाने का आधुनिक विचार संचार साधन है। अगला है इंटरनेट की रचना और कार्यविधि। हालांकि इंटरनेट विश्व भर में फैला हुआ एक नेटवर्क है, फिर भी कई कारणों से एक छोटे शहर की अनुभूति देता है। इसमें भी वही सेवाएं होती जो किसी शहर में मिलती है। यदि आपको अपनी मेल प्रेषित या प्राप्त करनी हो तो आप कार्य करने के लिए इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होते हैं। इसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी मिल सकती है जिसमें हजारों लाखों पुस्तकों को सुविधापूर्वक पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट में शामिल होने के लिए वेबसाइट स्थापित करनी पड़ती है, फिर रुचि के अनुसार संबंधित वेबसाइट से संबंध स्थापित करके जानकारी प्राप्त करते हैं। उपयोग अथवा दुरुपयोग, इंटरनेट आज भी संचार सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन, भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है। घर बैठे बटन दबाते ही वांछित सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इसके द्वारा उन सभी विषयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिन्हें व्यक्ति के द्वारा केवल सोचा जा सकता है। अध्यापक, विद्यार्थी, डॉक्टर, व्यापारी, अन्य शिक्षक समुदाय अपने विचारों एवं समस्याओं के हल हेतु आदान प्रदान तेजी से लंबी दूरियों के बीच कर सकते हैं। अतः इंटरनेट हमारे लिए आज की व्यवस्था भरी जिंदगी के लिए अति उपयोगी है। हमारी कुछ शरारती तत्व इन नेटवर्क में वायरस प्रवेश करने का प्रयास कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का दुरुपयोग करने में सूची नहीं चूकते हैं। इंटरनेट ने अपराध जगत में साइबर अपराधी की नई खोज खड़ी कर दी है। इसे अपराध को रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। उपसंहार, विज्ञान के इस युग में इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो उसे कूड़े कचरे की भी कमी नहीं। यदि इसका इस्तेमाल करना आ जाए तो इसे सागर से ज्ञान व प्रगति के मोती हासिल होंगे। गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। सार यह है कि इंटरनेट हमारे लिए उपयोगी और सभी सदुपयोग का लाभान्वित होवे। तो बच्चों ये हमने जो मॉडल पेपर 2 था, अगर आपने दोनों मॉडल पेपर अच्छे से हल कर लिए तो बच्चों आपको बहुत सारे प्रश्न कल एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।